हे भगवान, रूस अपने सहयोगियों को हर तरफ से खो रहा है। ताजा धोखा मध्य पूर्व से आया है, जहां 3 ऊर्जा दिग्गज सऊदी अरब, मिस्र और यूएई ने व्लादिमीर पुतिन को उनके सबसे महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में शामिल होने से इनकार करके झटका दिया है। इससे क्रेमलिन को रूस अरब सम्मेलन को उसके होने से कुछ दिन पहले ही रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन शर्मिंदगी यहीं नहीं रुकी। रूस का प्रभाव घटने के साथ ही सऊदी अरब ने तेल उत्पादन बढ़ाया, जिससे वैश्विक कीमतें गिरीं और पुतिन को अरबों की आमदनी का नुकसान हुआ। यह एक जानबूझकर किया गया रणनीतिक जवाबी हमला है, जिसने रूस की तेल आमदनी को साल दर साल 21% तक गिरा दिया है। पुतिन का युद्ध अब एक गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। रूस अब सिर्फ अपनी तेल पर भारी भरकम छूट देकर ही जिंदा रह सकता है, लेकिन यह एक ऐसा ऑफर है जिसे रूसी अर्थव्यवस्था बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो समय आ गया है, युद्ध अब घर तक पहुंच रहा है और पुतिन का कूटनीतिक साम्राज्य बिखरने लगा है। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि रूसी अधिकारी शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें अहम सम्मेलनों में नहीं बुलाया जा रहा। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी देश को ऐसा करते देखा है। इस तस्वीर को देखिए। शांति सम्मेलन के लिए हर कोई मिस्र में था, हर कोई सिवाय रूस के। सर्गेई लावरोव इस बात से खुश नहीं थे। मैं सिर्फ कह सकता हूं कि निमंत्रण आयोजकों ने भेजे थे। मैंने आज शर्म अल शेख में शांति सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की सूची को फिर से देखा। वहां विभिन्न स्तरों पर 20 से अधिक देश हैं, नेताओं, मंत्रियों और यहां तक कि दूतावासों के स्तर पर भी। रूस इस सम्मेलन में भाग क्यों नहीं ले रहा है? हालांकि रूस ने हमेशा इस संघर्ष में क्वार्टेट के ढांचे के भीतर और वर्तमान में इजराइल और हमास के साथ चल रहे द्विपक्षीय संबंधों में भी एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, और कुछ बंधकों की रिहाई में भी रूस ने सकारात्मक भूमिका निभाई है। तो आज रूस शर्म अल शेख में क्यों नहीं है? मैं केवल यह कह सकता हूं कि निमंत्रण शिखर सम्मेलन के मेजबानों द्वारा भेजे गए थे। निमंत्रण मिस्र के नेतृत्व ने भेजा था, जिसने अपने कदम अन्य अरब पहलकर्ताओं और सबसे अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समन्वित किए थे। लेकिन देखिए, यह कुछ भी नहीं था उसकी तुलना में जब विश्व नेता आपके संदेश का, या मेरा मतलब है आपके निमंत्रण का जवाब ही नहीं देते। अप्रैल में पुतिन ने पहली बार अरब रूस सम्मेलन की योजनाओं की घोषणा की थी। क्रेमलिन को उम्मीद थी कि यह इस साल की सबसे महत्वपूर्ण विदेश नीति पहल होगी। इसका उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम को यह संकेत देना था कि रूस को अभी भी पूरे मध्य पूर्व में समर्थन प्राप्त है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुतिन के क्षेत्र में प्रतिष्ठा को बढ़ाना था। जैसा कि आप में से कई लोग जानते होंगे, उस क्षेत्र में रूस का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी सेना और यहाँ तक कि उसकी कूटनीतिक क्षमता भी यूक्रेन पर हमले के कारण पूरी तरह से खर्च हो चुकी है। हमने इसे वास्तविक समय में देखा जब रूस समर्थित सीरियाई तानाशाह बशर अल असद सिर्फ 9 दिनों में गिर गए। ईरान ने 12 दिन की जंग में रूस से और वायु रक्षा प्रणाली मांगी, लेकिन रूस ने मना कर दिया। मुझे लगता है पुतिन के पास देने को कुछ और नहीं था, जैसे ये सब पहले ही काफी बुरा था। इसी समय जब क्षेत्र में रूसी प्रभाव घट रहा था, पुतिन ने देखा कि अमेरिका और चीन अपनी भूमिका व पकड़ बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से पुतिन ने अप्रैल में रूस अरब सम्मेलन की घोषणा को बड़ा मुद्दा बनाया था। क्रेमलिन के अनुसार उन्होंने 22 अरब नेताओं को बुलाया था। इसमें अरब देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों और उन देशों के नेता शामिल थे। इसका उद्देश्य शांति, स्थिरता और सुरक्षा पर चर्चा करना था। दुर्भाग्यवश वास्तव में केवल कुछ ही नेताओं ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की। इनमें नए सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरारा और अरब लीग के प्रमुख जैसे नाम शामिल थे। लेकिन जिन नेताओं से पुतिन सच में मिलना चाहते थे, जैसे सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं साफ कहना चाहता हूं, उन्होंने मना नहीं किया, बस निमंत्रण का जवाब नहीं दिया। संदेश साफ था, अरब दुनिया रूस जैसी संघर्षरत अर्थव्यवस्था के बजाय ट्रंप के साथ संबंध बनाने में ज्यादा रुचि रखती है। ऐसी बातें व्लादिमीर पुतिन की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं और यह पहले भी हुआ है।
यहाँ मैं विषय से हटकर एक घटना बताना चाहता हूँ। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वे अमेरिका को इस इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी से बाहर निकाल रहे हैं। यह एक संधि थी जिसे राष्ट्रपति रीगन और गोर्बाचेव ने 1987 में साइन किया था और इसने सभी जमीन आधारित बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिनकी रेंज 300 मील से लेकर 3000 मील तक थी। अब ट्रंप ने इससे बाहर निकलने के 2 कारण बताए और पुतिन को यह सुनना पसंद नहीं आया। पहला, उन्होंने कहा, अरे रूस पहले से ही इस संधि का उल्लंघन कर रहा है तो हम वैसे भी इससे बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन ट्रंप ने कहा कि दूसरा कारण ही था जिसने वाकई पुतिन को चोट पहुंचाई। चीन इस संधि में शामिल नहीं है और इसका मतलब है कि वे वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने रूस के साथ यह संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। और फिर ट्रंप ने कहा कि असली देश जिससे हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं वह चीन है। हमें इस बात की परवाह नहीं है कि रूस क्या कर रहा है। और यह वो बात थी जो पुतिन नहीं सुनना चाहते थे। देखिए, इतने समय से पुतिन सोवियत संघ को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका मतलब सिर्फ क्षेत्रीय दृष्टि से नहीं है, वो सोवियत संघ को अन्य बड़ी शक्तियों के सामने अपनी हैसियत के लिहाज से भी फिर से बनाना चाहते थे। इसका मतलब है कि वो हर बड़े फैसले में अपनी बात रखना चाहते हैं और हर अहम मंच पर अपनी मौजूदगी चाहते हैं। ट्रंप के यह कहने पर कि अमेरिका को रूस की कोई परवाह नहीं, उनकी अहम को ठेस पहुंची। और वही बात फिर से हो रही है जब उन्हें शांति सम्मेलन में नहीं बुलाया गया और जब अरब नेताओं ने उन्हें कोई जवाब ही नहीं दिया। यह बात पुतिन के अहम को ठेस पहुंचाती है और उन्हें लगता है रूस सिर्फ परमाणु हथियारों वाला नाइजीरिया है। लेकिन फिर भी ये कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले जो सऊदी अरब ने आगे किया। उन्होंने सीधे रूसी धन आपूर्ति पर हमला किया। और मैं सऊदी अरब और ओपेक से भी तेल की कीमतें कम करने के लिए कहूँगा। आपको इसे कम करना ही होगा। सच कहूँ तो मुझे हैरानी है कि उन्होंने ये चुनाव से पहले नहीं किया। उन्होंने ऐसा न करके ज्यादा प्यार नहीं दिखाया। मैं इससे थोड़ा हैरान था। अगर कीमत कम हो जाती तो रूस यूक्रेन युद्ध तुरंत खत्म हो जाता। अभी कीमत इतनी ज्यादा है कि युद्ध चलता रहेगा। आपको तेल की कीमत कम करनी होगी, तभी आप उस युद्ध को खत्म कर पाएंगे। ओपेक ने घोषणा की है कि वह अपने तेल उत्पादन को बढ़ाएगा। यह उन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो तेल खरीदते हैं, लेकिन यह रूस के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऐसा है क्योंकि रूस सिर्फ तेल नहीं बेचता, यह उनके लिए सांस लेने जैसा है। इसी से उनकी अर्थव्यवस्था चल रही है। अपनी स्क्रीन पर चार्ट देखिए। कच्चे तेल की कीमतें इस पूरे साल पहले ही गिरती जा रही हैं। मेरे रिकॉर्डिंग के समय, जो ह्यूस्टन समयानुसार रात 11 बजे है, वे $60 से नीचे हैं। यह रूस के लिए पहले से ही काफी बुरा है, लेकिन रूसी तेल वास्तव में सामान्य तेल की तुलना में काफी कम दाम पर बिकता है। रूस पर प्रतिबंध लगने के कारण ऐसा है। इसका मतलब है कि उन्हें चीन, भारत और तुर्की जैसे देशों को अपना तेल खरीदने के लिए छूट देनी पड़ती है। अब वो छूट सच में उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। कुछ जगहों पर रूसी तेल की कीमत पहले ही $50 प्रति बैरल से नीचे जा चुकी है। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि रूस को सिर्फ तेल जमीन से निकालने में ही लगभग $40 से $45 प्रति बैरल का खर्च आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर तेल की कीमतें गिरती रहीं तो पुतिन को जल्द ही यह फैसला लेना पड़ेगा कि तेल निकालना बंद कर दें, क्योंकि हर बैरल तेल निकालने पर उन्हें नुकसान होगा। लेकिन पहले से ही तेल की कीमतों में गिरावट रूसी संसद के लिए एक बड़ी समस्या है, जो नया बजट बनाने के लिए कोई जादुई अकाउंटिंग ट्रिक ढूंढने की कोशिश कर रही है। यही आक्रमण जारी रखता है। रूस के संघीय बजट का 30% सीधा उसके तेल और गैस से होने वाली आमदनी से आता है और पिछले कुछ महीनों में ये आमदनी वाकई में बहुत गिर गई है। अक्टूबर में ये 21% तक गिर गई थी। ये 5वां हिस्सा है जिसे पुतिन बर्दाश्त नहीं कर सकते, खासकर जब वो यूक्रेन में और जमीन पाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में बजट की स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि रूस के कुछ क्षेत्रों में वे पहले से ही खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं और सार्वजनिक परिवहन काम नहीं कर रहा है। पुतिन बस उन लोगों को वेतन नहीं दे रहे हैं जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी टिप्पणियों में जो बॉट्स हर दिन रूस का बचाव करते हैं वे सब गायब हो जाएंगे। और मुझ पर भरोसा करो, जब मैं ये दिल से कह रहा हूँ तो तुम लोगों की कोई कमी महसूस नहीं होगी।
हमने रूस में पहले ही बड़े पैमाने पर छंटनी देखी है और जैसा कि हालात दिख रहे हैं ये आने वाले समय में भी जारी रहेंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन इन रिफाइनरियों पर हमला कर रहे हैं। खैर, खुद रूसी सरकार के अनुसार इनमें से कुछ रिफाइनरियों की मरम्मत करने में उन्हें जून 2026 तक का समय लग सकता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि रूस की 1/3 रिफाइनरियां पहले ही यूक्रेन द्वारा क्षतिग्रस्त की जा चुकी हैं। इसमें इतना समय लगने का कारण यह है कि आप देख सकते हैं ये रिफाइनरियां पश्चिमी उपकरणों और पश्चिमी कंपनियों की मदद से बनाई गई थीं। अब जब रूस पर प्रतिबंध लगे हुए हैं तो उसे उन प्रतिस्थापन पुर्जों को प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हो रही है और वह बस टिमुकोम जाकर कोई सस्ता नकली सामान नहीं ले सकता क्योंकि रिफाइनरियों के साथ ऐसा करना संभव नहीं है। तो इस खोई हुई आय की भरपाई के लिए, चलिए इसे पुतिन कहते हैं, वह रूसियों पर टैक्स बढ़ा रहे हैं। यह वह बात है जिसे हमने कई बार कवर किया है, लेकिन रूसी लोग उन टैक्सों से खुश नहीं हैं। उन्होंने वैट टैक्स को 22% तक बढ़ा दिया है। यह कुछ बिक्री कर जैसा है। तो सोचिए, आप कुछ खरीद रहे हैं और कीमत का 5वां हिस्सा सिर्फ टैक्स में जा रहा है। और इसके अलावा उन्होंने उन छोटे व्यवसायों की संख्या भी बढ़ा दी है जिन्हें टैक्स देना पड़ेगा और वे इससे खुश नहीं हैं। बस इस क्लिप को देखिए। मैं इस खबर से हैरान हूँ। 1 घंटे तक मैं अकाउंटेंट से टैक्स सिस्टम के बदलावों पर बात कर रही थी। कई लोगों ने शायद सुना होगा कि वैट दरें बढ़ रही हैं। जैसे ही मैं इसके बारे में बात करना शुरू करती हूँ, तुरंत मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि एनडीएस की दर बढ़ाने के अलावा हमें सभी विशेष करों पर प्रतिबंध और सभी विशेष कर व्यवस्थाओं को समाप्त करने का सामना करना पड़ता है। ये पेटेंट्स और ब्याज दरें हैं जिन पर हम शायद अभी तक भुगतानकर्ता या वैट भुगतानकर्ता नहीं हैं। इन दरों की सीमा 60 मिलियन प्रति वर्ष से घटाकर 10 मिलियन कर दी गई है। ये बहुत वैश्विक लगता है, लेकिन जब इसे महीने के हिसाब से देखें तो ये मामूली राशि है। इसका मतलब है कि अधिकतर उद्यमी ईमानदारी से मेहनत कर आजीविका कमाते हैं। हम उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही हमारे पास यह मौका नहीं रहेगा क्योंकि मेरे जैसे उद्यमी के लिए हर महीने अतिरिक्त 150 से 20,000 रूबल जुटाना बिल्कुल असंभव है। यह अवास्तविक है। मुझे नहीं पता ये आंकड़े कहाँ से आते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार में बैठे लोग क्यों मानते हैं कि यह न्याय संगत है और हम किसी तरह इतनी कमाई कर सकते हैं कि उस रकम को चुका सकें जो हम कर ही नहीं सकते। कानून अभी तक पारित नहीं हुआ है। यह फिलहाल बढ़ा जा रहा है और सरकार प्रतिक्रिया देख रही है और संभावित जोखिमों का आकलन कर रही है। तो ये रही मेरी प्रतिक्रिया। जोखिम ये है कि हम अच्छे छोटे व्यवसायों के बिना रह जाएंगे जो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाते हैं। हम सब विलुप्त हो सकते हैं जैसे डायनासोर, क्योंकि अब हमारी जरूरत नहीं होगी। ज्यादातर लोग बस बंद हो जाएंगे। असल में मुझे जो प्रस्ताव मिला है उसमें काम करना है, लेकिन व्यापार बहुत जटिल है। एक तरीका, हम बिल्कुल साधारण लोग हैं। यह अजीब लग सकता है, पर मैं यह स्कर्ट शादीशुदा होने पर भी पहनती थी और अब तलाक को 6 साल हो गए हैं। मैंने सबसे सस्ता अपार्टमेंट मॉर्गेज पर लिया है और किश्तें समय पर देती हूँ, क्योंकि बड़ी कंपनियां खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी बहुत महंगे दामों पर बेच सकती हैं, जबकि छोटे व्यवसाय ऐसा नहीं कर सकते। बस यही अपडेट था मेरे पास आप लोगों के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हों तो कृपया नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। हम इस साल के अंत तक 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें